नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताऊंगा। उपसर्ग किसे कहते हैं और किस तरह से इन शब्दों की रचना होती है। इस वीडियो में क्योंकि मेरा उद्देश्य है क्लास 6, 7 और 8 इनको ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उपसर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आते हैं, सभी समय इनको पूछा जाता है, लेकिन जो समझाने का तरीका होगा वो छोटी क्लासेस को लेकर है। आप देखिए इसे, जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। ये एक इसकी परिभाषा है, लेकिन आप इसमें ध्यान देंगे कि कौन से शब्द महत्वपूर्ण है, हम कैसे इसे सीखें। तो यहां लिखा है शब्दांश, यानी एक ये महत्वपूर्ण तत्व है। फिर है मूल शब्द, यानी हमें चाहिए मूल शब्द की। शब्दांश और मूल शब्द। शब्दांश क्या होता है? शब्दांश स्वतंत्र अर्थ नहीं देता, किसी शब्द का एक छोटा सा हिस्सा जो एक भावार्थ तो प्रकट करता है, लेकिन वह उसका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। फिर उसका क्या काम है जिसका अर्थ नहीं ना हो? तो जब वह किसी मूल शब्द में जुड़ जाता है, तब वह अपना अर्थ उसे देता है सहयोग करने के लिए। तो ध्यान देंगे यहां पर शब्दांश जिसका स्वतंत्र अर्थ नहीं है, एक सामान्य भावार्थ है, लेकिन जब वह मूल शब्द के साथ जुड़कर के प्रयोग होता है। अब मूल शब्द क्या है ये देखिए, जिसका सार्थक अर्थ हो, सार्थक अर्थ देने वाला शब्द हो, वो मूल शब्द होता है। सार्थक का मतलब सही और उचित अर्थ देने वाला शब्द। यानी आप जब शब्द निर्माण की या शब्द रचना की परिभाषा पढ़ते हैं तो सार्थक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, कि वर्णमाला के अक्षर इस तरह से जोड़े जाएं कि वो एक नया शब्द के लिए बनाए और उसका अपना अर्थ हो, यानी स्वतंत्र अर्थ हो, जिसका स्वतंत्र अर्थ हो। तो ये मूल शब्द है। अब उपसर्ग में आपने देख लिया कि हमें दो तत्व चाहिए, दो चीजें, शब्दांश और मूल शब्द। फिर हम आगे जुड़ते हैं कि शब्दांश को कहाँ लगाया जाता है? प्रारंभ में, यानी किसी शब्द के प्रारंभ में उसे लगाया जाता है। तो किसके प्रारंभ में? मूल शब्द के प्रारंभ में लगाया जाता है, यानी शब्दांश आगे रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, छोटे बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है या पीछे, क्योंकि पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? प्रत्यय। तो ये छोटे बच्चों में अक्सर भ्रम हो जाता है कि दो तो शब्द ही है, एक आगे होगा एक पीछे होगा, और अगर वो मूल शब्द को नहीं पहचान पाते तो उन्हें ये भ्रम हो जाता है कि पीछे वाला शब्द प्रत्यय है या आगे वाला है, मूल शब्द कौन सा है। ये सबसे ज्यादा उलझन भरा होता है। लेकिन आपको परिभाषा के शब्दों को अगर आप पकड़े रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। मूल शब्द जिसका आप अर्थ निकाल सके, जिसका आपका स्वतंत्र अर्थ हो, और शब्दांश जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ ना हो, लेकिन वो जब मूल शब्द के साथ जुड़े तो वो अर्थ बनाए, अर्थ में सहयोग दे या परिवर्तन लाए। अब ये आपका एक उदाहरण मैंने दिया है, आप इससे समझिए। अब प्लस यस, नया शब्द बना अपयश। तो यहां पर आप देखिए, अब क्या है? अब आपका उपसर्ग है, अब उपसर्ग है। थोड़ा सा मैं साफ कर दूं जिससे कि समझाने में। अब ये शब्दांश है, शब्द का एक छोटा सा है, क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बना है। एक वर्ण का भी शब्दांश माना जाता है उपसर्ग में। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अपने आप में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन एक भावार्थ है, किसी चीज को नीचे करना, किसी चीज को कम करना, ये इसका भावार्थ है। मूल शब्द
शब्द ये कौन सा? यस, ये मूल शब्द है। यस का अर्थ क्या है? तो आप जानते होंगे, किसी चीज की प्रसिद्धि, किसी चीज का नाम होना, किसी व्यक्ति का बहुत नाम हो जाए, वो यस कहलाता है। तो ये मूल शब्द है, यानी उपसर्ग बनाने की प्रक्रिया में मूल शब्द में उसके प्रारंभ में शब्दांश जोड़ा जाता है। तो कहने का यह है कि ये दूसरे नंबर पर दूसरी जगह रखा हुआ है। अब हम सोचेंगे कि इसमें ये जुड़ा है या इसमें ये जुड़ा है, तो आपको पहले पहचानना क्या है? इसका मूल शब्द, ये मूल शब्द है। और जब मूल शब्द आपको पहचान में आ जाएगा, मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि आगे जुड़ रहा है शब्दांश या पीछे। तो ये आगे जुड़ रहा है। अब नया शब्द यानी उपसर्ग से बना हुआ शब्द अपयश। नए शब्द रचना में यश शब्द का ही भाव प्रमुख है, लेकिन ये उपसर्ग इसे नई विशेषता देता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। अप माने यश से कम, अप का अर्थ हो गया यश जिसका नीचे हो गया हो, जिसका यश कम हो गया हो, अर्थात ये अपयश अर्थात यश का विलोम शब्द बन गया, विलोम का भाव देने लगा, उल्टा यश से नीचे चला जाना या कम हो जाना अपयश हो गया। तो यहाँ पर नए शब्द रचना में भी यश ही लीड कर रहा है, क्योंकि मूल शब्द का भाव ही प्रमुख रहेगा। उपसर्ग यानी शब्दांश जो लगाया गया है वो उसमें एक नई विशेषता लाएगा, अर्थ में परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार एक आप और उदाहरण देखिए, अति प्रिय, अति प्लस प्रिय। तो यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? प्रिय शब्द मूल सा है, जो सबका चहेता हो, प्यारा हो, वो प्रिय कहलाता है। अति का अर्थ क्या है? तो अति एक शब्दांश है, छोटा सा शब्द का हिस्सा है, स्वतंत्र रूप से इसका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये अधिकता के अर्थ में अधिकता का भावार्थ देता है। जब ये नए शब्द के साथ यानी जुड़ करके मूल शब्द के साथ जुड़कर बनता है अति प्रिय, तो यहाँ पर जो मूल शब्द है उसका भाव प्रमुख है, उसके आधार पर यह है कि जो अधिक प्रिय हो, इसने ये अर्थ दिया, अति प्रिय, जो अधिक प्रिय हो। मैं इन्हें अन्य उदाहरण देकर के भी आगे बता रहा हूं आपको। अन्य उदाहरण में आप देखिए, संस्कृत में 22 उपसर्ग माने गए, हिंदी में 13 उपसर्ग और उर्दू में 19 उपसर्ग की गिनती मानी जाती है। संस्कृत के कुछ उपसर्ग आप देखिए और समझिए। अति ये उपसर्ग है, अति यानी शब्दांश, शय ये मूल शब्द है। नया शब्द क्या बना आपको? अतिशय, अतिशय। इसी प्रकार देखिए अधिकार, अधिकार में अधि शब्दांश है, कार मूल शब्द है, ये मूल शब्द है, और अधि क्या है? शब्दांश यानी उपसर्ग, ये उपसर्ग है अधि। अधिकार, अनुशासन, शासन क्या होता है? मूल शब्द, ये मूल शब्द है, यानी कोई नियम कानून रूल रेगुलेशन, ये शासन है। अब अनु का जैसे अगर हम देखें सामान्य अर्थ, अनु माने क्या होता है? पीछे का भाव लेता है, पीछे चलना, पीछे रहना, इस तरह का भाव। तो अगर हम शासन में ही देख रहे हैं तो शासन तो नियम कानून है, अनु का मतलब हम पीछे चले उसके क्या, यानी ऐसे नियम कानून जिनका हम भी पालन करें, यानी हम भी उसके पीछे रहें, उन चीजों को अपने ऊपर लागू करें, इस तरह का भाव नए शब्द में आता है। यानी शब्द जो शब्दांश होता है वो मूल शब्द के साथ जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, एक नई विशेषता भी बताता है, नए तरह का भाव रखता है। अभिमान, मान मूल शब्द है, अभि उपसर्ग है, नया शब्द यानी हमें बनेगा अभिमान। प्रतिवाद, प्रतिवाद किसी वाद का विरोध, ये विलोम का भाव भी देते हैं। कई बार उपसर्ग विलोम का भाव, पर्यायवाची का भाव, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नई अर्थ बताते हैं, नई विशेषता ही बताते हैं। तो यहाँ पर वाद मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग, प्रति निषेध का और विरोध का भाव देता है,
तो प्रतिवाद क्या बन गया? प्रतिवाद। तो यहां पर आपने देखे जैसे अति, अधि, अनु, अभि, प्रति, ये जो शब्दांश है, ये जो उपसर्ग है, ये संस्कृत के उपसर्ग है। संस्कृत भाषा से यानी जो तत्सम शब्द है जो हिंदी में आ गए, संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द हिंदी में भी स्वीकार कर लिए गए, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। उन शब्दों में ये संस्कृत के उपसर्ग लगाए जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग हैं, यानी हिंदी शब्द रचना में जो उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं और नए शब्दों की रचना की जाती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे आ, मूल शब्द है भाव, आपको नया शब्द बना अभाव। तो मूल शब्द जो लगा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि ये शब्दांश है, लेकिन आप यहाँ इसको इसकी रचना में देख रहे हैं कि ये तो एक स्वर है, एक मूल शब्द है, स्वर है एक तरह से। तो हम शब्दांश फिर क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब यहाँ पर यह जो भाव देता है, ये जो अर्थ देने की कोशिश करता है, वो एक शब्द के रूप में देने की कोशिश करता है। आ का अर्थ है यहाँ पर निषेध, नहीं के भाव में, इसलिए यहाँ स्वर की जगह इसे हम शब्दांश कहते हैं। आ भाव मूल शब्द है, नया शब्द आपको बना अभाव, यानी जहां भाव नहीं हो, भाव का विलोम। इसी तरह से कु उपसर्ग है, मूल शब्द पुत्र, आपको जो उपसर्ग से शब्द बना कुपुत्र। पुत्र मूल शब्द है, पुत्र का भाव है, आप देखेंगे नए शब्द में, लेकिन कु का यहाँ अर्थ क्या है? बुरे के अर्थ में या किसी के कम महत्व के अर्थ में ये है, यानी इसमें कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन ये किस भाव की से लेकर के यानी जुड़ता है नए मूल शब्द में, वो देखना है। तो कुपुत्र का अर्थ है कि जो पुत्र सही नहीं हो, जिसका व्यवहार सही नहीं हो, जिसका महत्व ना दिया जाए, जिसे महत्व ना दिया जाए। सु अवसर, यहाँ भी सु उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। ये विशिष्टता के अवसर में, ये विशेष अर्थ, विशेष भाव के अर्थ में, सुंदरता के अर्थ में, अच्छे भाव के अर्थ में आता है। अवसर यानी एक ऐसा अवसर जो हमारे लिए अच्छा हो, सु अवसर। अनपढ़, ये शब्दांश है, उपसर्ग है, इसमें लगा हुआ है पढ़ना। पढ़ मूल शब्द है, पढ़ना उसकी क्रिया हो गया, तो पढ़ में यहाँ पर अन लगा हुआ है, ये निषेधात्मक, निषेध के अर्थ में आता है। अनपढ़ जो पढ़ा नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, वो अनपढ़ कहलाता है। तो आपने अभी देखे यहाँ पर संस्कृत के कुछ उपसर्ग, हिंदी शब्द रचना में बनाए जाने वाले जो उपसर्ग हैं उनके मैंने कुछ उदाहरण दिए। अब मैं उर्दू शब्द के, उर्दू जो शब्द के प्रयोग करते हैं उनके कुछ उदाहरण आपको समझाता हूं। उर्दू के उपसर्ग यानी उर्दू भाषा के कुछ शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में वो स्वीकृत हो गए। उर्दू भारतीय भाषा है, इसका जन्म भारत में ही हुआ। उर्दू में भी अरबी फारसी की शब्दावली का प्रयोग होता है। क्योंकि उर्दू की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो फारसी है, इसलिए हमें कई बार भ्रम हो जाता है कि ये एक विदेशी भाषा है। हाँ, इसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो उर्दू के भी कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में स्वीकार किए गए हैं, वो शब्दकोश में है, वो प्रचलन में है। तो ऐसे भी शब्द आप देखें, जैसे शब्दांश है गैर, पराये के सेंस में है, अलग होने के सेंस में। हाजिर, गैर हाजिर, हाजिर माने उपस्थित, यानी जो गैर हाजिर यानी जो उपस्थित नहीं हो, अनुपस्थित। दरअसल, दरअसल। बदनाम, क्या बना? नया शब्द बदनाम। बद का अर्थ आप समझ गए होंगे, अब तक सीख भी गए होंगे काफी, कि खराब अर्थ में, बुरे अर्थ में, या जिसका नाम खराब हो गया हो, तो बदनाम। नाम यहाँ पर मूल शब्द है, बद उपसर्ग। ईमान, ईमान मूल शब्द है, और बे यहाँ उर्दू का उपसर्ग है, ये भी इसी अर्थ में है, नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, यानी जिसमें ईमान नहीं हो, क्या कहलाएगा? बेईमान, बेईमान, बिना ईमान का, बे का अर्थ बिना के उसमें भी।
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, जो हमारे क्लासेज जो 6 है, 7, 8 है, और हम जो गद्यांश वगैरह में भी इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर अवगुण में कौन सा उपसर्ग है, यानी आपको उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग और मूल शब्द मिलाकर के जो शब्द बनाया गया है, अर्थात शब्दांश मूल शब्द में लगाकर के जो उपसर्ग बनाया गया है वो दे दिया जाता है, और विकल्प में आ गया, या वैसे ही आपको लिखना पड़ सकता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो आप देख रहे हो यहाँ जैसे विकल्प में आ दिया हुआ है, दूसरे विकल्प में अव है, और तीसरे में अ। तो आप इस शब्द रचना में पहले आपको मूल शब्द देखना होगा। तो मूल शब्द कितना है? गुण, ये मूल शब्द है। जब मूल शब्द को आप पहचान लेंगे तो अपने आप अलग हो जाएगा वो शब्दांश। आओ, यहाँ पर सही उपसर्ग क्या है? आओ। लेकिन आपको भ्रम कैसे हो जाता है कि कहीं आ भी तो उपसर्ग होता है, हिंदी का एक उपसर्ग है, तो आ तो उपसर्ग नहीं है। तो फिर देखना होगा आपको कि क्या वा और गु और रणा ये तीनों मिलकर के मूल शब्द बनता है। वगुण क्या कोई मूल शब्द होता है? तो आपको नहीं मिलेगा या नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि मूल शब्द पहले पहचानिए, फिर उपसर्ग को पहचान करके लिखिए। औ का जैसे उदाहरण दिया है, ये कुछ भी दिए जा सकते हैं विकल्प में, लेकिन भ्रमित करने के लिए क्यों दिया है? क्योंकि कई बार हम अपनी जब हम मानक भाषा का उच्चारण करते हैं तो वहां अपनी देशज जो भाषा है, जो हमारी क्षेत्रीय बोली है, उसकी जो टोन होती है वो आ जाती है कहीं ना कहीं। तो हम अवगुण, अवगुण को अवगुण भी पढ़ते हैं। तो कई बार हम जब उत्तर लिखते हैं या उत्तर पहचानते हैं तो अपने अंदर जो हमारे पीछे जो प्रतिदिन हम जिस शब्द का व्यवहार करते हैं, जिस ढंग से उच्चारण करते हैं, वो भाव भी काम करने लगता है और वहां गलती की संभावना होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप मानक हिंदी के शब्दों का उच्चारण करना भी सीखें। दूसरा उदाहरण, प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द, यानी आपको शब्दांश दे दिया गया, ये उपसर्ग है, शब्दांश है जो मूल शब्द के आगे लगाया जाएगा। अब ये आपको दे दिया गया और विकल्प में ऐसे शब्द दिए गए जिसमें से किसी एक में ये शब्दांश लगा करके उपसर्ग बनाया गया है, बाकी नहीं। परिवर्तन, प्रयत्न, प्रतिवाद, परलोक। तो आपको फिर एक तो अभ्यास करना होगा, देखना होगा कि प्रत्येक में मूल शब्द क्या है। परिवर्तन में परि उपसर्ग है, प्रति नहीं। प्रयत्न में यत्न मूल शब्द है, प्रा उपसर्ग है। प्रतिवाद में वाद मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है। परलोक में लोक मूल शब्द है और पर उपसर्ग है। तो आपने अब तय कर लिया होगा अब तक कौन सा सही है? प्रतिवाद, ये इसमें से है। तो दो तरह की आपको ये प्रश्नावली होगी। अभी दो तरह के और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न का एक रूप क्या है? असत्य। असत्य शब्द में मूल शब्द क्या है? हमें इस शब्द में क्या तलाशना है कि मूल शब्द क्या है। अर्थात यह उपसर्ग यानी शब्दांश, इसमें क्या क्या हो सकता है? शब्दांश होगा और दूसरा क्या है? मूल शब्द। अब हमें देखना क्या है कि शब्दांश कौन सा हिस्सा है और मूल शब्द। तो हमें इन चीजों का अभ्यास भी करना पड़ेगा। हम देखेंगे कि क्या बोला जाता है, क्या है मूल शब्द, किसका सार्थक अर्थ हो सकता है। आ, अस, क्या अस, तो फिर क्या बचेगा आपके पास? त्यय। तो हम प्रत्यय नहीं लगा रहे हैं, त्यय का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। अस, क्या इसका अपना अर्थ है? और है भी, एक तो है नहीं अस का कोई अर्थ। और यदि आपको लगता है कि है तो आपका दूसरा नियम क्या कहता है कि शब्दांश लगते हैं आगे, मूल शब्द नहीं होता आगे। तो ये आपका फेल हो गया। आ उपसर्ग होता है, तो आ उपसर्ग हो सकता है यहाँ पर। फिर देख लेते हैं कि मूल शब्द क्या है। फिर अगर हम आ को शब्दांश मान लें, उपसर्ग मान लें, तो मूल शब्द हमारा निकल आएगा सत्य। आ सत्य। और यहाँ पर प्रश्न जरूर ध्यान देखिए कि असत्य में मूल शब्द पूछा है। कई बार जल्दबाजी में करते क्या है कि हमें उपसर्ग मिल गया, उपसर्ग की बात हो रही है और लगा दिया।
प्रश्न कह रहा है कि हमें मूल शब्द चाहिए, तो आपको मूल शब्द देखना है। असत्य में सत्य मूल शब्द है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना है? आपको पता करना है, नहीं बना है। अब ये शब्द दिए हुए हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मूल रचना होती है इस तरह की कि वो हमें उपसर्ग होने का भ्रम पैदा करते हैं, तो वो चीज आपको अभ्यास करनी है। कुमाता, तो हमारे पास वही एक नियम है कि हम शब्दांश को अलग करें और मूल शब्द को अलग करें। तो कुमाता में कु आपका शब्दांश है और माता मूल शब्द है, कुमाता। कुलीन में देखिए कि क्या बनेगा, मूल शब्द क्या हो सकता है? कुल और प्लस ईन, ईन शब्द ये लगा हुआ है, ईन और यहां कुल। अब आप यहां देख लें कि स्वतंत्र शब्द कौन सा हो सकता है, स्वतंत्र अर्थ किसका है, ईन का या कुल का? तो आपको पता चलेगा कि कुल माने परिवार या एक वंश, ये अर्थ दे रहा है। ईन अपने आप में कोई अर्थ नहीं दे रहा है, तो ये मूल शब्द है कुल। और प्रारंभ में मूल शब्द है, अंत में जो शब्दांश लगा है वह प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं। तो हमारा आंसर तो यहीं से निकल आया कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से नहीं बना, ये नहीं बना, ये मूल शब्द में प्रत्यय लगा है। अगला हमारे पास विकल्प थे कु प्लस पुत्र, ये बना हुआ है, कु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। भ्रम पैदा करने के लिए हमें ऐसे भी विकल्प दिए जाते हैं कि इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा ये जो इस तरह के विकल्प होते हैं ये ध्यान खींचते हैं। जैसे ही यहाँ हम गड़बड़ होने लगते हैं, हम नहीं तलाश पाते हैं मूल शब्द और उपसर्ग को, तो हमें लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा और गलती से वो लगा देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से उपसर्ग आप समझ चुके होंगे, उनके जो उदाहरण हैं, और अभ्यास करेंगे आप कोई भी बुक लेकर के, उसमें अधिक से अधिक जब उदाहरणों का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से उपसर्ग समझ में आ जाएंगे। और अगर अभी आप इन छोटी क्लासों में सीखते हैं तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा।